हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। एंड आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के डेली एमसीक्यूज, जिसमें हम 5 करंट अफेयर्स और 5 स्टैटिक टॉपिक्स के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर 28 एंड टुडे स्टैटिक टॉपिक इज़ अबाउट एनवायरनमेंट। तो आज हम 5 टॉपिक्स एनवायरनमेंट, 5 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के देखेंगे और 5 क्वेश्चंस हम करंट अफेयर्स के देखेंगे एज यूजुअल। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं किससे रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं हम पहले, सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रो बीड्स दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो बीड्स क्या होते हैं? व्हाट आर माइक्रो बीड्स? जो छोटे छोटे ऐसे सॉलिड प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो एकदम बहुत छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर से भी कम होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो बीड्स। तो ये क्या होता है? ये प्रॉब्लम ये इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि ये जैसे हम प्लास्टिक ओशियंस में डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होती है वो प्लास्टिक, और वो छोटे छोटे 1 mm वाले पार्टिकल्स में आ जाती है। फिर इनको मछलियाँ खा लेती हैं, मछलियों से फिर ये ह्यूमन सिस्टम में आ जाते हैं, है ना। और ऐसे ही फिर इस छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो सारी पूरी चेन में प्लास्टिक चलता रहता है, तो उससे हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो पहला क्या ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है? दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इन्वायरमेंट। तो पहला ही ऑप्शन सही है ना। मरीन इन्वायरमेंट में जो प्लास्टिक रिलीज होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे माइक्रोबीड्स बनते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर। नहीं। दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स। ये भी नहीं है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज एट फूड एडल्ट्रेंट्स। नहीं। ये बेसिकली मरीन इन्वायरमेंट्स में होते हैं, है ना। मरीन इन्वायरमेंट में जब प्लास्टिक का ब्रेक डाउन होता है, तो ये छोटे छोटे 1 mm वाले सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं प्लास्टिक के, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबीड्स, जो मरीन लाइफ बेसिकली अब खा लेती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन फोरेट एंड ट्राइजोफॉस इज व्यूड विद एप्रीहेंशंस। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज। तो ये केमिकल्स कहाँ यूज़ होते हैं? तो देखो, ये बेसिकली एक न्यूज़ आई थी शायद कि केरला गवर्नमेंट ने ना इनको बैन किया है। इन वाले ये जो आपके केमिकल्स दिखे, इनको बैन किया है। ये बेसिकली एज पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में। तो यहाँ इनको केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने बैन कर दिया था। तो दे आर बेसिकली यूज एज पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, है ना। कैसे यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, न्यूज़ फॉलो करते होगे तो पता होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंडर द रामसार कन्वेंशन, ये थोड़ा स्टैटिक कहला है, ये थोड़ा स्टैटिक टॉपिक है। अंडर द रामसार कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट, इन नहीं है ये टू है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब पहला ऑप्शन देखो, पहले तो इसमें ऑल आ गया। ऑल मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो भी होते हैं जनरली गलत होते हैं। तो एक एम्प्रीहेंशन आ गया आपके पास कि भाई गलत हो सकता है, तो इसलिए हम इस लाइन को और अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे ऑल, कम्प्लीटली, है ना, ओनली, ये सब जो है ना, ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरली गलत होते हैं। तो हमको उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। अंडर द रामसर कन्वेंशन इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर कन्वेंशन क्या है। रामसर कन्वेंशन वाज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। तो इसमें जो भी ऐसी वेटलैंड्स हैं जो डिग्रेड हो रही होती हैं या जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत चेंज हो गया होता है, बहुत डिग्रेड हो रही हैं, उनको हम इंक्लूड करते हैं, है ना, रामसर कन्वेंशन की वेटलैंड्स वाली लिस्ट में। अब इंडिया में तो ऐसी बहुत वेटलैंड्स हैं, सबको थोड़ी हम रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड कर देंगे। तो ऑल तो जनरली गलत होगा कि सारी वेटलैंड्स इंडिया की रामसर कन्वेंशन में, नहीं, सारी नहीं है, कुछ कुछ हैं, कुछ वेटलैंड्स हैं रामसर कन्वेंशन में, है ना, जो बहुत डिग्रेड हो रही हैं, उनको हम डालते हैं रामसर कन्वेंशन में। ये कब साइन हुआ था? ईरान में साइन हुआ था, ईरान की सिटी में 1971 में, ताकि हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। पहला गलत है। अब पहला हम गलत कर देते हैं, एक चला गया और डी चला गया, ये दोनों चले गए। तो इसका मतलब ये जो सी और बी और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो 3 तो सही है। हमको बस दिमाग लगाना है 2 पे। तो 2 क्या है? द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स
2010 were framed by the government of India based on the recommendation of the रामसर कन्वेंशन। तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है कि भाई रामसर कन्वेंशन डील कर रहा है वेटलैंड से, वेटलैंड कंजर्वेशन, तो इंडिया ने जो रूल्स बनाए होंगे वो भी इसकी रिकमेंडेशन ही बनाए होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये सही है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करने के लिए एम्पावर करता है? पहला क्या है? स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज़ सॉट। तो ये बोल रहा है कि ईपीए में पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ये ईपीआई अलाउ करता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी बना सकती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ठीक है। ये बोल रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पहला। तो देखो पब्लिक पार्टिसिपेशन, मैंने आपको बताया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जनरली जहाँ लिखा हो वो सही होता है, बट कुछ कुछ जैसे अब ये इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन है ना, अब इसमें आपको पता है एक ईआईए का कंसेप्ट आता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट वाला, जो हम जो मेंस का टॉपिक है हमारा। तो ईआईए में हम पब्लिक पार्टिसिपेशन मैंडेटरी करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकती है या रिक्वायरमेंट सेट कर सकती है, उसमें नहीं दिया हुआ है। बट जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाला है उसमें पब्लिक का कंसल्टेशन लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसमें आप कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे होते हो, उसका हम इम्पैक्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट पे, करेक्ट। तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा क्या है? ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तो ये सब चीज़ों से ही डील करेगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट से और उनके सोर्सेज से और उनके एमिशन से, करेक्ट। तो 2 सही है इसका आंसर, और पहला गलत हो जाएगा क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें मैंडेटरी नहीं है, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दी नहीं हुई है, वो ईआईए में है ना। आगे बढ़ते हैं। As per the solid waste management rules of 2016 in India, which one of the following statements is correct? तो solid waste management rules के लिए मतलब जो प्रोविजंस दिए हैं उसमें से कौन सा सही है? पहला बोल रहा है वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। तो जो भी वेस्ट जनरेट कर रहा है उसको 5 कैटेगरीज में वेस्ट को जनरेट करना है, मतलब वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। तो 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 नहीं है, कितना होगा? 3 है। कौन कौन से है 3? बायोडिग्रेडेबल है एक, और एक ड्राई वेस्ट है ना, और फिर एक हजार्डियस वेस्ट आता है, ई वेस्ट वगैरह जिसमें आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें वेस्ट डिवाइड होता है, तो पहला तो गलत है। और आपको ना इससे थोड़ा वैसे भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हम गीला कचरा सूखा कचरा की बात करते हैं। कभी आपने 5 कैटेगरी सुनी है? गीला सूखा, फिर थोड़ा गीला, फिर थोड़ा सूखा, ऐसा तो नहीं होता ना। जनरली हम जो हमारा नॉर्मल टेंडेंसी भी रहेगा तो हम ये सोचेंगे कि यार गीला सूखा हमको पता है, हम हर जगह 3 देखते हैं, ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू, इस टाइप से 3 डस्टबिन दिखते हैं हमको, है ना। तो 5 तो कहीं दिखे ही नहीं आज तक, तो वैसे भी आप गलत कर देते, नहीं भी पता था तो भी। दूसरा क्या बोल रहा है? द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज़, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ओनली आ गया कि भाई ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही एप्लीकेबल है, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है सिर्फ अर्बन लोकल बॉडीज़, नोटिफाइड टाउन्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में ही है। क्यों भाई, रूरल एरियाज़ में सॉलिड वेस्ट नहीं होता है क्या? रूरल एरियाज़ में लोग सब्जियां वगैरह नहीं खाते क्या, उसको नहीं फेंकते हैं? तो रूरल एरियाज़ में भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता होगा, तो सिर्फ अर्बन के लिए ही एप्लीकेबल है, ये तो गलत है ना। तो ये भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। ये हो सकता है ऑप्शन, है ना, कि भाई आप जो वेस्ट है उसके लिए आप साइट्स का आइडेंटिफिकेशन करो, ये हो सकता है। चौथा देख लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर, जो वेस्ट को जनरेट कर रहा है, दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये तो फर्जी सी बात है, मतलब वेस्ट को अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट मूव ही नहीं कर पाओगे तो कलेक्शन कैसे करोगे? आपके घर में भी आती होगी ना गाड़ी कचरा कलेक्ट करने वाली, तो कचरा वो कलेक्ट करके सारे घर से एक जगह जाती है, फिर यहाँ से ये वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जाता है जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, या फिर हो सकता है उसी डिस्ट्रिक्ट में हो, बट ये मैंडेटरी थोड़ी कर सकते हैं हम कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जा ही नहीं सकता, है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट हो रहा है वहीं पे एक बड़ा सा प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पे वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, ऐसा तो है नहीं। कहीं भी हो सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से पूरा कचरा कलेक्ट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाता होगा, तो ये तो गलत है, लॉजिकली भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी,
है ना। आगे बढ़े, लॉजिक से होते हैं क्वेश्चन, देख रहे हो ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईरान न्यूक्लियर डील। यहाँ से हो गया करंट अफेयर स्टार्ट आपका। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पूछ रहा है। अंडर द डील तेहरान अग्रीड टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स स्टोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज एनरिच्ड यूरेनियम एंड हैवी वाटर ऑल की कंपोनेंट्स फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। तो ईरान न्यूक्लियर डील में यही था कि ईरान जो है वो अपने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको बंद करेगा और मतलब लोअर डाउन करेगा उसको। तो उसमें वही इसकी जो सिटी है तेहरान, उन्होंने वहाँ पे ये सिग्निफिकेंट कट करेंगे ये एनरिचमेंट को, यूरेनियम एनरिचमेंट को, है ना। यही बोला था, तो पहला तो सही है। दूसरा देख लेते हैं, इट इज़ साइन बिटवीन, ये भी सिंपल है, ईरान और P5+1, है ना। P5+1 में कौन कौन आता है? चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, UK, US, यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन या EU, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी है, ये भी सही है। ईरान और P5+1 के बीच में साइन हुई थी। P5 इसमें कौन कौन है बता सकता है कोई? P5 कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US। 1 2 1 2 3 4 5 एंड द यूरोपियन यूनियन 6 और जर्मनी साथ में, +1 में जर्मनी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज अंडर दिस एक्ट। तो सही है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, दोनों को इस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। दूसरा क्या है? इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो अगर इंडिया के बाहर भी क्राइम कमिट होता है तो भी आप उसको चार्ज कर सकते हो ऑफेंडर को। तो ये भी सही है। ये सारे दिए गए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में। द एक्ट एम्पावर्स द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन द केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द सेड एजेंसीज। तो जो इसका अमेंडमेंट आया था 2019 वाला अमेंडमेंट, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था कि अब जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA को पावर किया गया था कि वो अप्रूवल ग्रांट कर सकता है प्रॉपर्टी सीजर के लिए, है ना। तो ये भी सही है। उसके बाद क्या था? इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट अंडर द एक्ट। तो ये गलत है, क्योंकि 2019 वाला जो अमेंडमेंट आया था उसमें यही बोला था कि अब हम इंडिविजुअल्स को भी एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये गलत हो गया। फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ को गलत कर देते हैं। क्या क्या चला गया? D चला गया, C चला गया, B चला गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया A, करेक्ट। आंसर हो गया A। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आहत AAHT रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। किससे रिलेटेड है भाई बताओ? न्यूज़ में था ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कर्व करने के लिए आहत लॉन्च हुआ है, करेक्ट। एक बार जाके रिवाइज करना है इसको, AATH को, क्या है ये पूरा। आगे बढ़ते हैं। परय शिक्षालय, परय शिक्षालय इज एन ओपन एयर क्लासरूम इन द नेबरहुड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 7 लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो परय शिक्षालय किसने लॉन्च किया है? परय शिक्षालय, परय शिक्षालय उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखो ये नाम जो है परय शिक्षालय, परय, परय नाम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के तो नॉर्मल हिंदी से नाम होते हैं, तो ये तो हटा दिया। महाराष्ट्रियन नाम भी नहीं है परय, या तो ये उड़ीसा का है या वेस्ट बंगाल का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 50-50 आपने एलिमिनेट कर दिया। मैं आपको इससे यही बता रहा था कि 50-50 कैसे एलिमिनेट कर सकते हो नाम देख के। परय इज मोस्ट ऑफ अ काइंड ऑफ बंगाली वर्ड। तो वेस्ट बंगाल ने इसको लॉन्च किया है ना। इसका आंसर क्या हो गया? 2। परय शिक्षालय जो है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सी। नैनो टेक्नोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ अ मैटर एट द नैनो स्केल एट डायमेंशंस अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 1 and 1000 नैनोमीटर्स। क्या ये सही है? बाकी सब चीज़ें इसमें सही हैं, बट ये है ना 1000 नैनोमीटर्स, 1000 तो ज़्यादा हो जाता है। 1000 नैनोमीटर तक नहीं होता, ये 1 to 100 नैनोमीटर्स तक होता है। इतने स्केल पे जब हम काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, 1 से 100 नैनोमीटर्स तक। समझ में आ रहा है? तो पहला गलत हो गया, पहला गलत कर देते हैं। A चला गया और D चला गया। अब B और C में 2 तो ऑलरेडी सही है, तो हम बस 3 पे दिमाग लगाते हैं।
नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ साइजेज ऑफ द सेम मटेरियल। तो सेम मटेरियल के अगर और बड़े साइज़ होंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और जो छोटा ये नैनो स्केल वाला है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है। क्या लिखा है? कैन हैव। तो डिफरेंस तो हो ही सकता है ना, मतलब क्या दिक्कत है इसमें? डिफरेंस तो हो सकता है, हम श्योर शॉर्ट थोड़ी बोल सकते कि नहीं सेम ही होगा। डिफरेंस तो गलत हो सकता है। तो थर्ड सही है। क्या हो गया? सी हो गया। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आ रहा है? आंसर सी हो गया। सो गाइस थैंक यू सो मच। बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले एमसीक्यूज़ में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।